हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अगर मैं और आप हम दोनों ने मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, देन सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय मी और बाय यू। जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, केवल वही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं। कोई थर्ड पर्सन जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। दिस इज़ द जनरल रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज द वर्ड प्रिविटी अपने आप में सिग्निफाई करता है दैट प्राइवेट। प्रिविटी मीन्स प्राइवेट, कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होते हैं वो प्राइवेट रिलेशंस होते हैं। जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, केवल वही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई थी इन द केस ऑफ डनलॉप न्यूमेटिक टायर्स एंड कंपनी लिमिटेड, एंड सेकेंड केस आपका आता है दैट इज़ सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। इन दोनों केसेस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म किया गया। ये इंग्लिश केसेस हैं। इन्हीं इंग्लिश केसेस को फॉलो किया गया इन इंडिया इन द केस ऑफ जमुना दास वर्सेस राम अवतार। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन एग्री करता है कि मैं अपना एक लैंड जो है वो आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। तो सेलर और बायर के बीच में इस तरह से एग्रीमेंट हुआ और ये एग्री किया गया कि अगर जो बायर है वो मॉर्गेज मनी पे कर देगा, मतलब मैंने अपना जो लैंड है उसको किसी थर्ड पर्सन के पास गिरवी रखा हुआ था और मैं किसी पर्सन से एग्री करती हूँ कि अगर तुम जो है उस मॉर्गेज मनी को पे कर दो और उसके बाद वो लैंड जो है तुम्हारा हो जाएगा और तुम उसे ख़रीद लेना। मतलब वो गिरवी रखा हुआ है, तुम पहले उस लैंड को मॉर्गेज मनी पे करके छुड़वाओ और उसके बाद उस लैंड को तुम अपने पास रख लेना, वो तुम्हारा हो जाएगा। इस तरह से एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में किया गया। तो हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को जो वो थर्ड पर्सन है दैट इज़ द मॉर्गेजी, जिसके पास वो लैंड पहले से गिरवी रखा हुआ है, वो हमारे बीच के इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। इट मीन्स कि जो मॉर्गेजी है वो उस पर्सन को एनफोर्स नहीं कर सकता कि तुमने तो इस तरह से एग्रीमेंट किया है कि तुम मॉर्गेज मनी पे करोगे एंड इस लैंड को छुड़ाओगे और उसके बाद ये लैंड तुम्हारा हो जाएगा। तो वो इस तरह से उस पर्सन को कंपेल नहीं कर सकता कि तुम उस मॉर्गेज मनी को पे करो। सो यहाँ पर क्योंकि जो मॉर्गेजी है ही इज़ द थर्ड पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो उस पर्सन के बीच में किया गया जिसका वो लैंड है और जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ द बायर, कि जो पर्सन मॉर्गेज मनी पे करेगा उसका वो लैंड हो जाएगा। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था वो बिटवीन द ओनर ऑफ दैट लैंड एंड द बायर, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया गया। एंड जो मॉर्गेजी है वो केवल एक थर्ड पर्सन था, इसलिए मॉर्गेजी का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सके। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि केवल जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। एक्सेप्शंस में पहला आता है दैट इज़ सम ट्रस्ट और चार्ज। यदि कोई ट्रस्ट या कोई चार्ज किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया है, देन वो थर्ड पर्सन एनफोर्स करा सकता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को। सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट। यदि कोई पर्सन एक्नॉलेजमेंट कर देता है इन द फेवर ऑफ थर्ड पर्सन, तो ऐसा थर्ड पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। थर्ड इज इन केस ऑफ मैरिज अरेंजमेंट्स और एनी फैमिली सेटलमेंट्स, जहाँ पर किसी फैमिली के अंदर कोई अरेंजमेंट्स किए गए या फिर कोई मैरिज का सेटलमेंट किया गया कि अगर कि मतलब जैसे फैमिली में होता है ना कि शादी के बारे में डिस्कशन करते हैं और मैरिज सेटलमेंट किया जाता है कि अगर इसकी शादी करानी है तो इसकी शादी के लिए जो है इतने पैसे हम लोग सब देंगे या इस तरह से हम पैसे को अरेंज करेंगे। तो वो जो पर्सन है जिसकी शादी की बात की जा रही है वो भले ही
एक थर्ड पर्सन है, बट स्टिल वो थर्ड पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट थर्ड पर्सन। फोर्थ इज इन केस ऑफ कॉवेनेंट्स अटैच्ड विद द लैंड, यदि लैंड के साथ कुछ कॉवेनेंट्स अटैच्ड हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। एज वेल एज दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ कि इन केस जब आप चेक इशू करते हैं तो मेरा अकाउंट है एक बैंक के अंदर, मैंने उस बैंक की अपनी चेकबुक में चेक जो है वो इशू कर दिया किसी थर्ड पर्सन के फेवर में। अब जो वो थर्ड पर्सन है जिसको मैंने वो चेक दिया उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है विद द बैंक, भले ही वो थर्ड पर्सन है स्टिल वो उस चेक को एनकैश करा सकता है फ्रॉम द बैंक। सो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता बिकॉज जो प्रिविटी है यहाँ पर वो तो मेरे और बैंक के बीच में है, मतलब मेरा अकाउंट है बैंक के अंदर तो बैंक और मेरे बीच में प्रिविटी ऑफ रिलेशंस है, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। बट स्टिल जो थर्ड पर्सन है जिसके फेवर में मैंने चेक इशू किया है वो भी जा कर के चेक को एनकैश करा सकता है। ओके, सो दीज आर द exceptions, that is some trust or charge created, acknowledgement, marriage settlement, covenants attached with the land और negotiable instruments. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है बट क्या प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जैसा भी कुछ होता है। सो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज़ नथिंग, मीन्स हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो हमारी डेफिनेशन है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D में जो डेफिनेशन आती है ऑफ कंसिडरेशन वहाँ पर लिखा गया है कि द कंसिडरेशन मे बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर और प्रोमिसी इफ़ एनी थर्ड पर्सन, यानी जब प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जो वहाँ पर एनी अदर पर्सन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो इस बात को क्लियरली सिग्निफाई करते हैं दैट द रूल ऑफ प्रिविटी डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंसिडरेशन। ओके, सो होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड do hit the like button. Thank you.